गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम भूगोल से संबंधित कुछ मान्यताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले रेड जेल की आती है। रेड जेल में एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी, जिसके अंतर्गत उसने जैविक जीव को परिभाषित किया था। अर्थात मानव के क्रियाकलाप जो होते हैं वो प्रकृति को प्रभावित करते हैं। नंबर 2 पे आते हैं ब्लाश। ब्लाश के अनुसार उन्होंने सांस्कृतिक भूदृश्यों की बात कही थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने संभववाद की व्याख्या की। इसी के अंतर्गत उन्होंने सांस्कृतिक भूदृश्यों के बारे में बताने का प्रयास किया। नंबर 3 पे आता है ग्रिफिथ टेलर मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम रुको और जाओ सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने नवनियतिवाद की बात कही थी। ये नवनियतिवाद संभववाद और निश्चयवाद के मध्य की कड़ी मानी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों तथा सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्रियाकलापों के मध्य की जो गतिविधियां होती है उनका अध्ययन किया जाता है। आगे बात करते हैं रेड सैंपल की। सैंपल जो कि रेड जेल की शिष्य थी। सैंपल ने मानव भूगोल के क्षेत्र में मानववादी विचारधारा की बात कही है। इसके अंतर्गत उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि प्रकृति में मानव ही ऐसा जीव है जो प्रकृति के क्रियाकलापों के द्वारा इसको प्रभावित करता है। आगे बात करेंगे मध्यकाल में भूगोल के विकास की, किस प्रकार से मध्यकाल में भूगोल का विकास देखने को मिला था। मध्यकाल में भूगोल
अंधविश्वासों से दूर हुआ था। नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस समय प्रचलन में आए थे। साथ ही विभिन्न यात्रियों के द्वारा भौगोलिक यात्राएं इस समय की गई, जिसके फलस्वरूप विभिन्न देशों की खोज प्रारंभ हुई। इसी को हम आगे ले चलते हुए बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान विभिन्न देशों की खोज प्राकृतिक संसाधन एवं दूसरे कच्चे माल की प्राप्ति के लिए की गई थी। इसमें जो प्रमुख देश हमारे सामने आता है वो आता है ब्रिटेन, जिसे हम इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए ब्रिटेन ने इस समय अपने विभिन्न यात्रियों को प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देशों में भेजने का प्रयास किया। इसीलिए इस समय के दौरान भारत में ब्रिटेन के जो यात्री थे वो आए, उन्होंने यहाँ पे संसाधनों की खोज की। इसी की अगर हम बात करें, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज भी ब्रिटेन के द्वारा ही की गई थी। जो ब्रिटेन के यहाँ पे जो यात्री अथवा व्यापारियों के द्वारा यहाँ पे पेट्रोलियम की खोज की गई। आगे हम भूगोल विषय की प्रकृति और इसके विषय क्षेत्र की बात करेंगे। भूगोल विषय की प्रकृति एवं इसका विषय क्षेत्र। भूगोल विषय की प्रकृति के अंदर अगर हम बात करें तो मानवीय क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें
जैसे कोई खाली मैदान है तो वहां पर कोई बिल्डिंग बनाकर उसका भूदृश्य परिवर्तित किया जाता है। तो जो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो इसके अंतर्गत हमारी मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जैसे खाली मैदान पर इमारत का निर्माण। अगर हम इसके बारे में बात करें, पहले वो खाली निर्जन मैदान था, जैसे ही वहां पे मानव ने अपनी क्रियाएं की उसके फलस्वरूप वहां पर इमारत का निर्माण किया गया। बात करते हैं विषय क्षेत्र की। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को हम निम्नलिखित भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसका आता है जनसंख्या। विषय क्षेत्र के अंदर सबसे पहले जो संख्या आती है वो आती है आपकी जनसंख्या की। उसके बाद में आता है आपका जनसंख्या के बाद में सांस्कृतिक भूदृश्य। नंबर 3 पे आता है, अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद में आता है कालिक परिवर्तन और नेक्स्ट जो हमारा है वो आता है समायोजन। इसमें हम प्रत्येक की अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले हम जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए वहां पे जनसंख्या का होना अति आवश्यक है। अगर हम बात करें, तुलना करें भारत और अफ्रीका के कुछ देशों की अथवा नेपाल, भूटान आदि देशों की अगर हम बात करें तो भारत में जनसंख्या का प्रतिशत इन देशों की तुलना में ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण श्रमिक, चाहे वो किसान खेती से संबंधित हो, चाहे वो कारखानों से संबंधित हो। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि जनसंख्या इतनी ज्यादा हो कि वो जो संसाधन वहां पर मौजूद है वो कम पड़ जाए, जैसे कि भारत और चीन के साथ में हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन जो यहाँ की है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लगभग अगर दोनों की बात करें हम तो 3 अरब के समथिंग या 3.25 अरब, 3.25 अरब के समथिंग इन दो एशियाई देशों की जनसंख्या देखने को मिलती है। तो जनसंख्या का टॉपिक हमारा हो गया। उसके बाद में आता है हमारा सांस्कृतिक भूदृश्य। किसी भी देश में जो उसका जो सांस्कृतिक भूदृश्य होता है, वहां की जो व्यवस्था होती है, चाहे वो त्योहार हो, चाहे वो वहां पे रोजगार से संबंधित बातें हो, वो सभी आपकी सांस्कृतिक भूदृश्य से प्रभावित होती हैं। इसीलिए आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो हमारे मूल रोजगार होते थे, जो पारिवारिक रूप से चलाए जाते थे रोजगार, उन रोजगारों की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमको कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां इसमें देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए सांस्कृतिक भूदृश्य भी, चाहे उसमें आपके फिजिकल फीचर्स हो, वो भी आपके सांस्कृतिक भूदृश्य में शामिल किए जाएंगे। धरातलीय स्वरूप वगैरह जो है वो उसमें शामिल हो जाएगा। उसके बाद में आता है आपका प्राकृतिक संसाधन। किसी भी देश में अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है
तो वहां पर किसी भी प्रकार के रोजगार उद्योग धंधे हम प्रारंभ नहीं कर सकते। इसीलिए आज अगर हम संसाधनों की बात करें तो खाड़ी देशों में हमको पेट्रोलियम ज्यादा देखने को मिलता है। खाड़ी देशों में पेट्रोलियम ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए क्या वहां पर पेट्रोलियम आधारित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। जबकि अगर हम भारत की बात करें या भारत से बाहर अमेरिका वगैरह की बात करें तो वहां पर संसाधनों की प्रचुरता देखने को मिलती है और उसी प्रचुरता के कारण आज इन देशों में विभिन्न प्रकार के उद्योग, रोजगार और कारखाने देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपके कृषि से संबंधित हो या आपके अभियांत्रिकी से संबंधित हो। अभियांत्रिकी मतलब यहाँ पे इंजीनियरिंग की बात हम कर रहे हैं, चाहे आईटी सेक्टर से संबंधित हो, ये सारे हमको यहाँ पे आज देखने को मिलते हैं। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा कालिक परिवर्तन। कालिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें हम समय के साथ साथ जो भी भूगोल में जो विकास क्रम देखने को मिलता है वो इसमें शामिल किया जाता है। जैसे दो प्रदेश है, एक कालिक परिवर्तन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कालिक परिवर्तन की इसकी बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कोई प्रदेश है ए और दूसरा प्रदेश है बी। एक प्रदेश में जनसंख्या मान के चलो आप 10,000, बी प्रदेश में जनसंख्या मान के चलो आप 9,000। समय विशेष की बात करेंगे तो ये जो जनसंख्या है वो सन 2010 के अनुसार हम मानते हैं और ये भी हम 2010 के अनुसार मानते हैं। अब जब इसमें कालिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, समय का जो परिवर्तन देखने को मिलेगा, अगर हम इससे 5 साल के बाद की बात करते हैं 2015 की, ठीक है, तो यहाँ से कुछ लोग प्रवास भी करेंगे और कुछ लोग यहाँ पे जन्म भी लेंगे, कुछ लोग यहाँ पे मरेंगे, ठीक है, मतलब मृत्यु को प्राप्त भी होंगे। तो इस पूरे घटनाक्रम में जनसंख्या या तो बढ़ेगी या कम होगी। मान लो हम जनसंख्या बढ़ाते ही यहाँ पे तो जनसंख्या जो है लगभग 12,000 की समथिंग हो गई और यहाँ से कुछ लोग जो प्रवास करके गए हैं वो भी तो जाते ही हैं, तो दूसरे प्रदेश में जैसे मान लो बी प्रदेश में पहुंच गए तो यहाँ पे जो जनसंख्या है उनकी तो बढ़ेगी, साथ में जो प्रवास करके आए हैं उनकी भी हम बढ़ा के मान लेते हैं। तो यहाँ पे जनसंख्या जो है इसकी अगर बढ़ती हुई मानते हैं प्लस हम इसमें प्रवासी जनसंख्या को भी जोड़ते हैं तो मान लो वो जनसंख्या यहाँ पे लगभग 2015 में जो भी हमारा संख्या बल आएगा उसकी हम बात कर सकते हैं, चाहे 13,000 हो, चाहे 12,000 हो, चाहे 11,000 हो। ये केवल एक उदाहरण के लिए मैंने 13,000 लिखा है, बाकी जो भी वास्तविक परिवर्तन होगा वो उस समय वहां पे दृष्टिगोचर होगा। तो इस प्रकार से ये हम केवल जनसंख्या के संदर्भ में ही बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ का जो भौतिक स्वरूप होगा वो भी बदल सकता है, सांस्कृतिक स्वरूप भी बदल सकता है। तो इसलिए ये जो कालिक परिवर्तन है वो हमको देखने को मिलता है। अगर हम समायोजन की बात करें, अंतिम जो हमारा बिंदु आता है समायोजन, अगर हम समायोजन की बात करें तो इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रदेशों का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। कोई भी प्रदेश अकेला रहकर कभी विकसित नहीं हो सकता है, उसको अन्य प्रदेशों पर निर्भर रहना ही पड़ता है। अगर हम देशों की बात करें तो भारत मान लो, चाहे अमेरिका मान लो, चाहे विश्व का कोई दूसरा देश मान लो, ये देश कभी भी अकेले रहकर स्वयं का विकास नहीं कर सकते। इनको कुछ न कुछ ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी जिनके माध्यम से वो अपना विकास करते हैं और वो वस्तुएं इनको खुद के देश में न मिलकर दूसरे देशों से उपलब्ध होती है। जैसे कि पेट्रोलियम मान लो, भारत के लिए पेट्रोलियम मान लो, भारत के लिए जेनेरिक जो हमारी दवाएं होती है उनके लिए कच्चा माल, जेनेरिक दवाइयों का कच्चा माल, दवाई का कच्चा माल, इनकी आवश्यकता हमको पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए जब तक विभिन्न देश या विभिन्न प्रदेश एक दूसरे के साथ में समायोजित नहीं होंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो पाएगा, उस प्रदेश का विकास नहीं हो पाएगा। और यही हमारे मानव भूगोल
भूगोल का विशेष क्षेत्र के अंतर्गत हम इसको मानते हैं। मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र है ये मूल रूप से, तो हम इसको मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र के रूप में अध्ययन करते हैं। बाकी का